एक बड़ा सवाल वो भी पंचनामा को लेकर, यानी क्या पंचनामा अभी बनाना चाहिए, क्या पंचनामा का मान्यता है। आपके पास भी अगर जमीन है, जायदाद है, मकान है और आपने पंचनामा बना लिया है तो क्या इस पंचनामा का मान्यता होगा, क्या इस पंचनामा को आप कोर्ट में साबित कर सकते हैं। आपके पास अगर पुराना पंचनामा है तो आज क्या उसका मान्यता होना चाहिए, क्या आप उसको जो है लेकर कोर्ट में जाकर दावा कर सकते हैं। आखिर यह दावा कैसे होगा, क्या आप केस जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। देखें, अपनी जमीन को अलग करने के लिए पहले के समय में और आज के समय में जमीन में अगर देखा जाए तो एक पंचनामा तैयार किया जाता है। अब इस पंचनामा में क्या होता है, अब एक मान लेते हैं कि पिता के जो है ना 3 पुत्र हैं। अब पहले पिता के नाम संपत्ति, अब जो है ये तीनों पुत्र अपने अपने नाम पर कराना चाहते हैं। तो आखिर जो है उस सभी भाइयों को क्या करना पड़ेगा, एक पंचनामा बनवाना पड़ेगा। अब वो पंचनामा जो है बनवाने से होगा क्या, इस पे किस तरह से, इसमें जो भी शेयर बनता है, हक बनता है, वो सारा कुछ जो है मेंशन किया जाएगा। किसका किस साइड शेयर है, हक है, हिस्सा है, वो मेंशन किया जाएगा। साथ में आप इसमें जो है एक तरह से जमीन का एक रिपोर्ट भी लगा सकते हैं। जो जमीन को मेजर करते हैं उसका एक रिपोर्ट आप इसमें दे देंगे। अब इसके साथ साथ इसमें जो है जो यहाँ पर पंच हैं, जो सरपंच हैं, वो उनके द्वारा जो है सिग्नेचर किया जाता है। और बाद में ये सब कुछ करने के बाद जो है आप इसको म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं। तो ये इसके आधार पर आपके नाम पर जमीन जो है ट्रांसफर हो जाता है, पहले पिता के नाम से अब आपके नाम से। जब ट्रांसफर होगा तो उस क्रम में अब जो रेवेन्यू ऑफिसर है, राजस्व अधिकारी है, पटवारी है, वो आपसे वंशावली की मांग कर सकते हैं कि पिता के 3 पुत्र हैं या 4 पुत्र हैं, कहीं आप धोखा तो नहीं कर रहे हैं कि पिता के 5 पुत्र हैं। और अगर कोई ऐसे उत्तराधिकारी पिता के पुत्र हैं और हो सकता है पिता की पुत्री भी है, तो उस पुत्री का वंशावली में मेंशन किया, कागजात नहीं बनवाया, तो इस पुत्री से आपको एक एनओसी भी देना पड़ सकता है। ठीक है, बेटी है, नहीं उनको संपत्ति, पिता की संपत्ति नहीं लेना, वो स्वेच्छा से अपने भाई को जो एनओसी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेना चाहेगी तब तो ऑब्जेक्शन लगा देगी, और ऑब्जेक्शन लगा देगी तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ना आप अपने जमीन का, अपनी संपत्ति का पंचनामा जो तैयार करते हैं और उसको ऑनलाइन के लिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ इस पंचनामा या अन्य बहुत सारे जो सवाल है, आपके सवाल है, आखिर उसमें क्या करना चाहिए, आपके लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए, तो वो यहां पर देखते हैं। सवाल है पंचनामा बनाने के लिए क्या स्टेप है, रिक्वायरमेंट होती है। देखें, पंचनामा बनाने के लिए अगर देखें आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको जो जमीन मेजर करते हैं, एक अमीन का सहायता आप ले सकते हैं। उनसे जो अमीन है उसमें आपकी जमीन की पूरी नापी आप नहीं भी कराएंगे तो जमीन का जो मैप है ना उसको मेजर किया जाएगा और उसके बाद कागजात तैयार किया जाएगा पंचनामा का। आपके राज्य में मान लेते जितने भी जो स्टाम्प का जो भी शुल्क है राज्य सरकार के द्वारा तय किया गया, उतने रुपए का आप स्टाम्प लेंगे और जो है ये जमीन में आपका शेयर हक किधर है वो सारा कुछ मेंशन करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद जो है सारा कुछ प्रक्रिया हो गया, तो अब यानी जो भी ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, सरपंच हैं, पंच हैं या अन्य भी कोई ऐसे ग्रामीण है आसपास के जो कि आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इस पे सिग्नेचर करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के बाद इस दस्तावेज को लिए आप जो है ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर देंगे। ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई करेंगे। ये यानी ये दस्तावेज ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई हो गया, जो आपका स्टैंप है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी जमीन है, जो आपके हो सकता है पहले दादा के नाम थी, जिसमें चाचा का नाम दर्ज था या माँ का नाम था या पिता का नाम था, तो वो आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप जो है सरकार को रेवेन्यू देने लगेंगे। तो ये पूरा स्टेप होता है और यानी खुद से करने से अच्छा है कि आप किसी जो है अमीन को अपना जो कॉस्ट है, जो उनका चार्ज है, उसको देकर उनसे सारा कार्य आप करा सकते हैं। आपको भी आसानी होगी और किसी प्रकार की कोई त्रुटि भी नहीं होगी। सवाल है जमीन खरीदी, रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी हो गई है।
2019 में, लेकिन कब्जा नहीं दे रहा, क्या करूं, बहुत परेशान हूं। अब डेवलपमेंट चार्ज मांग रहे हैं, जो कि अभी तक वहां जो है प्लॉट नहीं कटे हैं खेत के, मदद करें। देखें, जो सबसे बड़ी बात है कि जमीन का जो रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री कर दिया तो, और अभी तक वो कब्जा नहीं दे रहा है, कब्जा नहीं दे रहा, तो एक बार आप जाकर जो है ना कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे हैं ना, उनको बता सकते हैं कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, और कल को अगर कोर्ट में जाएंगे तो फिर आपको पैसा भी वापस देना पड़ेगा, और साथ में आपको जुर्माना भी लग सकता है। देखें, अगर कोई आपके साथ धोखा कर रहा है ना, जब मामला कोर्ट में जाता है, समय हो सकता है लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी जेल गए, जिसके आरोप में गए, भ्रष्टाचार के आरोप में गए या अन्य कोई आरोप उन पर लगा उसमें गए, लेकिन गए इसलिए कि कोर्ट ने उनको सजा सुनाया। तो इसीलिए कोई जो है, अगर आप ये सोचता है ना कि कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा, तो उनको जब मामला कोर्ट में जाता है तो समझ में आ जाता है जो वो सोच रहा है वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो इसीलिए अभी फिलहाल उनसे बात कर सकते हैं, और उनके खिलाफ जो है ना, आप चाहें तो एसपी के पास भी आवेदन दे दें, ठीक है, कि आपका जो है वो दाखिल खारिज सारा कुछ हो गया है, आपको पोजीशन नहीं दिया जा रहा है, आप उसके खिलाफ FIR भी जरूर दर्ज करा दें। सवाल है, मैं 200 वर्ग गज का प्लॉट लिया डीलर से और मुझको केवल 110 वर्ग गज में जगह दी है, पैसा 200 वर्ग गज का लिया है, बाकी जमीन उससे कैसे लूं? देखें, अगर आपने 200 वर्ग जो गज है, गज का आपने पैसा दिया, तो आपका एग्रीमेंट भी 200 वर्ग गज का होना चाहिए, ठीक है। अब जमीन वो 110 वर्ग जो है यहाँ पर गज अगर आपको दिया है, तो ये प्रूफ आपको, तो कोर्ट में मामला आप ठीक है पैसा वापस ले सकते हैं, कोर्ट में आपको जो है साबित करना पड़ेगा, आपको तो बताना पड़ेगा ना, आपको तो सबूत देना पड़ेगा ना। आपके पक्ष से तो जो आपके वकील होंगे सिर्फ उस बात को रखेंगे, अपने हिसाब से रखेंगे, वो भी बात सही है, लेकिन आपको सबूत तो देना होगा कि आपने 200 वर्ग गज प्लॉट लिया, और ये सबूत है आपका एग्रीमेंट। आपने 200 वर्ग गज के लिए पैसा दिया था और आपकी जमीन की रजिस्ट्री 100 वर्ग गज दी गई है, या हो सकता है कि आपको जो एक तरह से पोजीशन दिया वो 110 वर्ग गज दिया है, आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने 200 वर्ग गज जमीन लिया। सवाल है, सर मेरा एक जमीन है और उसका हम रसीद भी एक तरह से कटवाते हैं, हमारे पास रसीद भी है, बट हमारा रजिस्ट्री कागज गुम हो गया, तो जमीन हमारा है ना सर, प्लीज कृपया बताएं। जमीन का देखें, अभी ये जमीन का आपके पास कब्जा है, जमीन का आपके पास रसीद है, ये जमीन आपकी है, जमीन आपकी है, लेकिन जिस दिन आप पर कोई आरोप लग गया, आप पर केस हो गया, आपको नोटिस आ गया, अब क्या करना पड़ेगा? आप रसीद कब्जा आप बताएंगे कि मेरे पास है। अगर हो सकता है कि आप पर एक दावा किया जाए कि आपका रसीद फर्जी है, आपने जबरन कब्जा कर लिया, आपके पास जमीन का मालिकाना जो हक है वो नहीं है, तो हो सकता है तब आपको जमीन की रजिस्ट्री जो है का नकल आपको निकालना पड़े, है ना, निकालना पड़े। इसीलिए कि इस जो जमीन है ना, इस जमीन का कागज आपके पास सिर्फ वो है, रसीद है, जिससे कि आप राजस्व दे रहे हैं। ऐसा कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है जिससे आप ये साबित करें कि संपत्ति का टाइटल आपके पास है। ऐसे वर्तमान में कब्जा है, रसीद है, जमीन आपकी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन आपका नहीं कोई बेच सकता, ना आपसे कोई ले सकता है, तभी ले सकता है जब आपको कोर्ट से हरा देगा। सवाल है, 3 भाई थे,
सुरेश, विजय, मुकेश। सबसे छोटा मुकेश थे। सुरेश का शादी हो गया, विजय का भी शादी हो गया। अचानक विजय का मृत्यु हो गया। मुकेश ने भाभी से शादी कर लिए, विजय की पत्नी से। फिर अचानक जो है सुरेश का भी मृत्यु हो गया, लेकिन सुरेश का एक लड़का था 5 साल का, तब सुरेश का मृत्यु हुआ। तो यहाँ पर तो एक तरह से जो सुरेश की अगर बात करें तो सुरेश जो है इनका विवाह होता है और इनका जो यहाँ पर, और फिर जो है एक तरह से विजय का विवाह होता है और मुकेश जो है यहाँ पर उनका विवाह भी नहीं हुआ है। अब है कि यहाँ पर लेकिन जो है कि विजय का जो शादी हो गया, अचानक विजय का मृत्यु हो गया, तो विजय तो है नहीं, शादी हुआ मृत्यु हो गया। अब एक तरह से भाभी, मुकेश ने क्या किया, अपना भाभी से शादी कर लिया, इनका शादी जो है भाभी से हो गया। फिर सुरेश का जो है वो, सुरेश का भी मृत्यु हो गया और सुरेश का एक लड़का था 5 साल का था तब। फिर मुकेश ने सुरेश की पत्नी से शादी कर लिया। मुकेश तो पहले भाभी से शादी किया हुआ ही था, तो मुकेश ने दोनों भाभी से शादी कर लिया। तो फिर दोनों भाभी से मुकेश शादी कर लिया। पहली पत्नी से 2 बेटे, दूसरी पत्नी से 2 बेटे। ठीक है। अब एक जो सुरेश का लड़का 5 साल का हुआ था, अब उसका पिता का मृत्यु हो गया। तीनों के पिताजी सुरेश, विजय, मुकेश के यहाँ पर पिताजी के पास खतियानी दस्तावेज जमीन 4 बीघा था। बताएं इसमें बंटवारा कैसे किया जाएगा। देखें मैं आपको बता दूं, वर्तमान में सीधी सी बात है कि जो एक यहाँ पर लड़का था ना, जो कि सुरेश का लड़का था और सुरेश का मृत्यु हो जाता, अगर इसका पहचान अपने पिता से है, पहचान अपने पिता से, अपने जो है पिता से है, मैंने कल को अगर इनके पिता का नाम लिखा जा रहा है ना तो सुरेश लिखा जा रहा है, पत्नी कहीं जाए कोई मतलब नहीं है। उत्तराधिकारी यहाँ पर 4 हैं, 2 बेटा 2 बेटा, तो 4 उत्तराधिकारी जो है, सभी में जो शेयर बटेगा कानूनी तौर पर, अगर सुरेश जो है इस लड़का का पिता कानूनी तौर पर अभी नहीं है तो समान अधिकार होगा। लेकिन अगर सुरेश जो है इसके जो कागजात हैं उसमें पिता हैं और सुरेश मुकेश का भाई है, तो ये लड़का 50% का हकदार होगा, 50% हक इसको मिलेगा, इसलिए कि उसके पिता की संपत्ति है। उनको जो है यहाँ पर जो विजय है उनका भी शेयर मिलेगा और विजय का शेयर मुकेश को भी मिलेगा। सवाल है, अगर वाइफ के नाम प्रॉपर्टी हो और उसकी डेथ हो जाए और कोई औलाद ना हो, कोई लीगल गार्जियन हस्बैंड के बगैर जिंदा क्या होगा क्या? अगर जो है हस्बैंड जो पत्नी के नाम प्रॉपर्टी है तो पति का हक होगा, पति पहला उसका उत्तराधिकारी है, पहले पति को ही संपत्ति मिलेगा, तब कोई है ही नहीं। तो सवाल है, हम पंच भी हैं लेकिन 4 भाई मिलकर जमीन खरीदना चाहते हैं और उसको रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो पिता के नाम पर नहीं कर अपने नाम से कैसे करें? तो देखें 4 भाई हैं, सबसे पहले तो एक ये होता है ना कि जमीन जो है, मान लेते हैं ये जमीन है, ठीक है, अब ये जमीन का जो रजिस्ट्री है वो है, ये जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री है। अब इस रजिस्ट्री में क्या है कि इसमें आप जो है अपना 4 भाई का जो नाम है वो दर्ज करा सकते हैं। एक तो ये हो गया, ये एक कागज बनेगा। अब 4 भाई जो है, 4 भाई अलग अलग भी कागज बना सकते हैं, अलग अलग जितना आपको हक शेयर लेना है वो ले सकते हैं। अच्छा, दोनों में क्या अंतर है? ये रजिस्ट्री का एक कागज है, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, चारों भाई का जो है ना, चारों भाई का जो कागजात है वो एक साथ बन गया। अब इसको बांटने के लिए फिर बंटवारा का कागज बनाना पड़ेगा, बस ये सबसे बड़ा अंतर है। और यहां पर आपने पहले ही जब अलग कर लिया तो बंटवारा का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी कहला गया कि आपने ज्वाइंट में खरीदा, सबका नाम दर्ज है, और ये आपने जो है अलग अलग खरीद लिया, मतलब 4 भाई है, सबका कागजात अलग अलग है ना, सबका कागजात अलग है, सब अपने नाम से जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पर तो पहले से जब जिस समय जमीन को खरीदा गया उसी समय जमीन को बांट लिया गया, तो यहाँ पर तो किसी प्रकार का कोई बंटवारा का सवाल ही नहीं उठता।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।